बिहार का स्वरूप किस प्रकार का बना हुआ है, आइए ना बिहार में आगे की लाइन आपको मालूम है। अभी तक हम अलग अलग कार्यक्रमों में इसलिए आते थे कि किसी महापुरुषों के जयंती में हमको सहभाग होना पड़ता था, लेकिन आज एक ऐसे सम्मेलन में आपका आना हुआ है जिस सम्मेलन में तय होना है कि बिहार की दिशा नौजवानों ने तय करना है, या हम 100 साल और इंतजार करेंगे किसी नायक के इंतजार में कि बिहार की समस्या के समाधान के लिए कोई एक नायक हमारे बीच में आएगा। इसलिए जिला सम्मेलन और महत्वपूर्ण है। जिला सम्मेलन इसलिए नहीं बुलाई गई है कि एबीवीपी का झंडोत्तोलन हो गया, एबीवीपी के 75 साल की यात्रा के बारे में आपको बताया जाएगा। आप सौभाग्यशाली हैं, आप गौरवशाली हैं कि बिहार में जन्म लेने का आपको अवसर मिला। बिहार की लेगेसी को हम सब लोग देखते हैं तो ध्यान में आता है कि दुनिया को डेमोक्रेसी देने वाला बिहार ईसा के 1600 वर्ष पूर्व इस भूभाग के अंदर में कई प्रकार के साम्राज्य राज्य का रचना हम सब लोग इतिहास के पन्नों में देख सकते हैं। हम 5वीं शताब्दी से लेकर के एक लंबी यात्रा देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर में जब एजुकेशन नहीं था तो बिहार के अंदर में नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से विदेशों के अलग अलग हिस्से से चल करके लगभग 10,000 की संख्या में स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए बिहार के अंदर में आते थे। हम बिहार की जब गौरव यात्रा को देखने का प्रयास करते तो ध्यान में आता है कि उस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर में 2000 प्राध्यापकों के माध्यम से 10,000 छात्रों को शिक्षा देने की व्यवस्था थी। यानी इतनी उन्नत और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर शिक्षा देने की व्यवस्था जब दुनिया के अंदर में कोई सूर्य एजुकेशन का उदय नहीं हुआ था, तब बिहार के अंदर में शिक्षा के उच्च शिक्षा के बहुत बड़े मानक स्थापित थे। बिहार के अंदर में 90,000 से ज्यादा इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि बख्तियार खिलजी ने जिस समय नालंदा के पुस्तकालय में आग लगाया, उस समय 90,000 पुस्तक उस नालंदा के पुस्तकालय के अंदर में मौजूद था। एक और हम दौर देखते हैं कि दुनिया के अंदर में जब सीमा और अपने राज्य साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए बात आती है और घनानंद शासक अपने आप को भारत की सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जब आगे नहीं आते तो बिहार का एक सामान्य शिक्षक छात्रों को इकट्ठा करते हुए राज्य समाज संपूर्ण राष्ट्र की सुरक्षा छात्रों के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसे आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार के अपने तक्षशिला के छात्रों को लेकर के भारत की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, यौनों की दासता के अंदर में भारत नहीं जाएगा, इसके लिए नौजवानों ने तैयार होना चाहिए। इस प्रकार का भी एक विरासत हम सब लोगों को मिली है। एक और विरासत हम लोग बिहार के संदर्भ में देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में कि भारत को बाबा साहब आम्बेडकर जी के साथ में भारत को एक ऐसी संविधान दिया कि भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति की कल्याण की कामना करने वाला भारत की संविधान के आधार पर इस देश के अंदर में सत्ता का संचालन होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, परीक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा जानता है। इस प्रकार की प्रतिभा की विरासत है बिहार के अंदर में। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस इतिहास को गाने से ही हम सब लोग बिहार के विकास को प्राप्त कर सकते हैं? क्या इस बिहार की जो हम चाणक्य से लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक की लेगेसी को लेकर चलने वाले बिहार के नौजवान हैं, आज बिहार का स्वरूप किस प्रकार का बना हुआ है, आइए ना बिहार में आगे की लाइन आपको मालूम है। जिला सम्मेलन है और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। आज ये 75 साल पुराना ये संस्थान है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। लेकिन मैं इसको पिछले 55 साल से स्वयं एक विद्यार्थी के रूप में, फिर एक शिक्षक के रूप में देख रहा हूँ कि कभी ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने उद्देश्यों से नहीं भटका। अपने इनका जो दिशा निर्देश है, इनका चाहे जितना भी इनके आंदोलन हुए और कार्यक्रम हुए, इनका जो एक उद्देश्य था कि भारत का उत्थान, मानवीय मूल्यों का और भारतीय मूल्यों का उत्थान और भारतीय संस्कृति की पुनः स्थापना, इन और सभी भारतीयों का एक विकास, ये जो मूल्य लेके चले थे ये आज भी उसी मूल्यों पर चलते हैं। और मेरे अपने विचार से ही कि यही कुछ मूल्य है जिससे कि भारत पुनः विश्व गुरु बन सकता है।
कभी ये बिहार की धरती विश्व गुरु थी और इस मूल्यों पर चलते हुए हम पुनः विश्व गुरु बन सकते। सर, आपने कहा कि आप 4-5 दशकों से जो है इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो अब आप NIT पटना के डायरेक्टर हैं। अब आपका किस तरह का कंट्रीब्यूशन होता है, किस तरह का सहयोग होता है परिषद का? सर, इसके जो भी जिस तरह के भी एक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें हम अपने संस्थान की ओर से जरूर भागीदारी करते हैं। उसमें उसके पीछे कोई एक राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता, एक सामाजिक उद्देश्य को लेके कि जिससे कि भारत का और इस क्षेत्र का विकास हो, हम जरूर इसमें भागीदारी पिछले 5 साल में करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, नई पीढ़ी के लिए संदेश दीजिए। नई पीढ़ी के लिए हम यही कहेंगे कि हम ये बिहार की पवित्र धरती है और हम आज कभी हम विश्व गुरु होते थे और उसका केंद्र ये पाटलिपुत्र, ये बिहार की धरती ही होती थी। हम अपने मूल्यों से पिछड़ते गए, हम अपनी संस्कृति को भूलते गए, तभी हमारा ये अब मैं प्रस्ताव सत्र हेतु एक साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ इस हाल में पहुँचे हैं। अजय पटेल। अगर हम इसको पुनः अपनी संस्कृति से जुड़ें तो हम पुनः उस स्थान पर पहुँच सकते हैं। हमारे युवाओं में कोई कमी नहीं, हम पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। सत्यम सिंह, वो युवाओं का कार्यक्रम है और आज के युवाओं के बारे में बताइए कि उनकी क्या सोच होती है, राजनीतिक सोच, सामाजिक सोच, शैक्षिक सोच, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सोच तो युवा भारत के लिए रहा है, इसलिए भारत के अंदर में बदलाव भी हो रहा है। युवाओं के सोच का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज युवाओं के सोच को ही सलाम करने का देश को अवसर मिला है कि पूरे दुनिया को भारत ने कोविड के समय में वैक्सीन देने वाला हिंदुस्तान आज युवाओं के दम पर हुआ है। आज युवाओं के सोच के आधार पर आप देखिए कितने ज़्यादा बदलाव हुआ है कि आज भारत के अंदर में भारत की सरहद की सुरक्षा में लगे हुए लोगों के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और युवाओं के सोच का परिणाम है कि आप देखते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे पाकिस्तान को ठीक से उसको उसी के भाषा में जवाब देने वाला भारत की व्यवस्था दिखाई देती है। युवाओं की सोच का परिणाम है कि आज एस जयशंकर जी भारत की विदेश नीति को बिना किसी से प्रभावित किए हुए भारत अपनी स्वतंत्र एजेंडा को दुनिया के सामने रख रहा है, क्योंकि ये युवा भारत है, बदलता हुआ भारत है और युवाओं का सोच का ही परिणाम है कि बाल बुजुर्ग लोग भी अब पैदल सड़क पर चलना प्रारंभ कर दिए। इस युवाओं का सोच का परिणाम है। अंतिम बात जानना चाहेंगे आपसे कि आपने कहा कि पलायन जो है ये सबसे बड़ी समस्या है, तो क्या केंद्र सरकार को ऐसी पॉलिसी ला सकती है या फिर लानी चाहिए जिससे कि ये समस्या जो है राज्यों तक सीमित ना हो, मतलब समस्या का समाधान हो तो सभी राज्यों से खत्म हो समानांतर रूप से? देखिए, एक तो भारत सरकार ने यूथ पॉलिसी 2021 जब देश के अंदर में लाया है और 2031 तक का भारत के युवाओं के समक्ष एक संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है कि किस प्रकार से स्किल और स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने वाला सिस्टम इस देश के अंदर में खड़ा हो। और आज आप देखेंगे भी तो बड़ी संख्या में भारत के अंदर में स्वयं प्रेरणा से काम करने वाले आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ने वाला एक बहुत बड़ा नौजवानों का समूह खड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि भारत के अंदर में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट और केंद्र दोनों की व्यवस्थाएं हैं। केंद्र सरकार से प्रांत की सरकार इन स्टेट गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप कब तक केंद्र के भरोसे, केंद्रीय करों के भरोसे और केंद्रीय सहायता के भरोसे राज्य को चलाएंगे? हम जिस प्रदेश के अंदर में बैठे हुए बिहार प्रदेश, आज पलायन का मॉडल बिहार के अंदर में है। आज शिक्षा का पलायन हो, रोजगार का पलायन हो, आजीविका का पलायन हो, सरकार अपनी ही पीठ थपथपाती है और यहाँ के लोग ट्रेन से भर के लोग पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, जिस प्रदेश में आप देखेंगे स्टूडेंट हमारी बड़ी संख्या में नौजवान बिहार के मिलेंगे। बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप बाहर चले जाइए तो बिहार के स्टूडेंट मिलेंगे। क्या कि बिहार में अच्छी एजुकेशन नहीं है इसलिए हम बाहर आ रहे हैं? क्या इन सब चीज़ों के लिए भी यहाँ जो वर्तमान की सरकार है और मुख्यमंत्री जी तो 17 साल से कुर्सी पर चिपके हुए हैं। बिहार एक ऐसा डेमोक्रेसी है जहाँ मुख्यमंत्री नहीं बदलता है, बैनर पोस्टर बदलता है, मुख्यमंत्री रहते हैं, बदलता है तो विपक्ष का नेता बदलता है। ऐसी डेमोक्रेसी है बिहार के अंदर में। यानी ऐसे चिपकू ब्रांड का लीडरशिप के नेतृत्व में नौजवानों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज पलायन के लिए विवश है बिहार, अच्छी शिक्षा के लिए बिहार विवश है। आज बिहार के अंदर में एक यूनिवर्सिटी नहीं है जो देश के किसी मानक पर, किसी रैंकिंग में आता हो। आज बिहार में एम्स के लेकर के जद्दोजहद हो रहा है जमीन के लिए। आज बिहार के अंदर में
केंद्रीय विश्वविद्यालय आए हुए हैं, साउथ बिहार का विश्वविद्यालय व्यवस्थित हो गया, उत्तर बिहार यानी मोतिहारी का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उसके लिए अभी तक जमीन नहीं मिल पा रहा है। आज बिहार के अंदर में नौजवान भी बिहार के सत्ता के अंदर में शामिल हैं, लेकिन यदि सरकार को साहस है, यदि हमारे मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जो नौजवान हैं, एक परिवार से भी आते हैं और बड़ी राजनीतिक विरासत को भी ठीक ढंग से संभालने का प्रयास किया है उन्होंने, क्या सरकार एक श्वेत पत्र ला सकती है क्या कि हम बिहार की शिक्षा के लिए, बिहार के अंदर में 5 साल 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में भी 6 साल में भी पूरा नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों पर भी क्या सरकार कभी श्वेत पत्र ला सकती है? पटना विश्वविद्यालय बदहाली की दौर से गुजर रहा है, क्या मुख्यमंत्री जी आंकड़ों में मत खेलिए, हमने पैसा दिया, ये किया, वो किया, ऐसे नहीं। बिहार के अंदर में कुलपतियों पर भ्रष्टाचार के आरोप सामान्य हो चुके हैं, बिहार के अंदर में पूरी सिस्टम के अंदर में करप्शन का दर्शन दिखाई देता है, और मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी पता नहीं किस बिहार को किस चांद पे ले जाना चाहते हैं। इसलिए कई सवाल मुख्यमंत्री जी से भी पूछे कि बिहार की शिक्षा के लिए कोई, बिहार के रोजगार के लिए, बिहार के पलायन रोकने के लिए कोई व्यवस्था इस राज्य में होगा, या फिर जीएसटी के टैक्स के आधार पर चलने वाला प्रदेश बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।